आप सभी बच्चों का आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में बात करेंगे और इसके भाग 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस अनुभाग में हम एनसीईआरटी के 12.1, 12.1.1 एवं 12.1.2 टॉपिक्स को मेनली लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। यह अस्वीकरण है। अब आज के उद्देश्य देख लेते हैं, हमारे सीखने के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वह है कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में फसल किस्मों में सुधार के महत्व को समझना। दूसरा हमारा उद्देश्य है फसल उत्पादन प्रबंधन की विभिन्न विधियों की पहचान करना और यह समझना कि वे फसल की पैदावार बढ़ाने में कैसे योगदान देती हैं। तीसरा, हमें आज का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और फसल की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन की क्या भूमिका रहती है उसका विश्लेषण करना। और अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वह है पर्यावरण स्वास्थ्य को संरक्षित कर रखते हुए फसल की पैदावार को अधिकतम करने हेतु सतत कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं का मूल्यांकन करना। तो यदि हम अनुक्रमिका की बात करें तो हमारा अनुक्रमिका में इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा में लेकर आएंगे फसल उपज में सुधार, उसके बाद फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन। इसके बाद हम इस पूरे सत्र को सारांशित करेंगे और इस पाठ्य में उपस्थित एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उनके साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। फिर पाठ में आए हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे और अंत में आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न रखेंगे जिसका उत्तर आपको घर पर ही अपनी समझ के अनुसार देना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र खाद्य संसाधन में सुधार के साथ। तो आपको पता है कि सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि यह शरीर के विकास और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल होते हैं। भोजन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं? एक तो पौधे हैं और दूसरे जानवर हैं। हमें भोजन कृषि और पशुपालन से मिलता है। कृषि का मतलब होता है खेती, जहां हम फसलें उगाते हैं, और पशुपालन का मतलब होता है जानवरों का पालन, जैसे गाय, भैंस, मुर्गियां इत्यादि। तो ये दोनों क्षेत्र मिलकर ही हमारे भोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं। अब सोचिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य की मांग भी बढ़ रही है, इसीलिए उत्पादन को बेहतर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वैज्ञानिक और किसान हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं, जैसे बेहतर बीज बनाना, बेहतर खेती की किस्मों की बनाना, उनकी तकनीक बनाना, ताकि क्या हो, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन मिल सके और अच्छा भोजन मिल सके। इस बात का लगातार जो है वैज्ञानिक प्रयास करते हैं। तो भोजन की मांग की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? आपको पता है हमारा जो देश भारत है उसमें 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला यह देश है। मतलब कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से भोजन की जो जरूरत है वह जरूरत से ज्यादा होती ही है। तो जैसे जैसे अब आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे खाद्य की मांग भी बढ़ रही है। मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रोटी, चावल, सब्जी की जरूरत। इसीलिए खाद्य उत्पादन को भी लगातार बढ़ाना पड़ता है। हर साल हमें एक चौथाई अरब टन से भी ज्यादा अनाज की आवश्यकता होती है। चौथाई अरब का मतलब है 25 करोड़ टन। इतना अनाज हर साल पैदा करना पड़ता है, तभी सभी लोगों को खाना मिल सकता है। और एक और चुनौती हमारे सामने होती है, वह है जमीन का क्षेत्रफल। हमारे पास कृषि के लिए ज्यादा अतिरिक्त जमीन नहीं है। मतलब जितनी जमीन अभी भी उपयोग हो रही है उससे ज्यादा का विस्तार करना मुश्किल है। इसीलिए हमें नए तरीके खोजने पड़ते हैं कि मौजूदा जमीन पर ही हम ज्यादा उत्पादन आखिर कैसे कर सकते हैं। हमें फसलों और पशुधन दोनों की उत्पादन दक्षता बढ़ानी होगी। तभी मतलब हम कह सकते हैं कि वही जमीन है, वही संसाधन है, मगर उनको यूज करके हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैसे ऐसी क्या तकनीक निकालें कि उत्पादन हमारा बढ़ जाए, चाहे फसल का उत्पादन हो या जानवरों से जो हमें चीजें मिलती हैं उसका। तो इसी को हम कहते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। तो यही जो है खाद्य संसाधनों में सुधार का मुख्य केंद्र होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं खाद्य उत्पादन में क्रांति कौन कौन सी हुई है। तो सबसे पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में जानेंगे।
हरित क्रांति जो है वह एक ऐसी योजना है जिसमें वैज्ञानिकों ने उच्च उपज वाली जो किस्म होती हैं उनका विकास किया, साथ ही सिंचाई तकनीक का भी सुधार किया, जैसे ट्यूबवेल और नहरें, जिससे पानी की कमी दूर हो और अच्छी उपज वाली किस्में का उत्पादन किया तो फसलों का जो है उत्पादन भी बढ़ा, इससे किसानों को ज्यादा फसल मिली। हरित क्रांति की वजह से कई विकासशील देश जैसे कि भारत खाने पर अनाज के लिए अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गया। मतलब पहले लोगों को भूख और अकाल का सामना करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया कि देश को खुद का खाना मिलने लगा और भूख और अकाल जैसी जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण हुआ। हरित क्रांति में फसल बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों इत्यादि का भी उपयोग किया गया, जिससे कृषि प्रथाओं में तीव्रता आई। तो दूसरी है श्वेत क्रांति। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने सबसे पहले भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी, जिससे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको माना जाता है। श्वेत क्रांति के जरिए डेयरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना को व्यापक बढ़ावा दिया गया, जिससे ग्रामीण किसान आर्थिक रूप से सशक्त हुए। इसके परिणाम स्वरूप भारत जो है वह विश्व के अग्रणी दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में स्थापित हो गया। देश भर में दूध के उत्पादन और उसके उपभोग को बढ़ाकर ग्रामीणों की आय में भी सुधार हुआ और पोषक मानकों में भी मानक जो थे उनमें भी सुधार किया गया। उपज बढ़ाने की रणनीतियों को यदि हम देखें तो मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया गया। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना। वहीं एक दूसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अंतराशस्यन। अंतराशस्यन के अंतर्गत दो या अधिक फसलों को ही एक निश्चित पैटर्न के रूप में उगाया जाता है। यानी कि हम यदि आसान भाषा में यदि इसको समझें तो एक पंक्ति में गेहूं उगा दिए और दूसरी पंक्ति में चना उगा दिए। ठीक है, तो ये जो तकनीक है न केवल भूमि की अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है बल्कि ये फसल विफलता के जोखिम को भी कम करती है, क्योंकि एक फसल के नष्ट होने पर दूसरी फसल सुरक्षा प्रदान करती है। एकीकृत खेती के तरीकों को अपनाना दूसरा था पैदावार बढ़ाने का तरीका। यानी कि एकीकृत खेती का मतलब हम यदि समझें तो खेती के अलग अलग घटक जैसे कि फसलें, पशु, मत्स्य पालन, पशुपालन को एक प्रणाली के अंदर प्रबंधित करना। इससे कचरा कम होता है और संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। जैसे पशु जो हैं वह कचरे को, पशु का जो कचरा है यानी कि गोबर इत्यादि को उर्वरक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे हम कृषि को पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब सिर्फ खेती नहीं बल्कि उनके साथ साथ गाय, बैल, मुर्गी, मछली और मधुमक्खी पालन की भी बात हम कर रहे हैं। इससे आय के स्रोत अलग अलग हो जाते हैं और किसान की कमाई बढ़ जाती है। जैसे मधुमक्खी पालन से शहद मिलता है, कुक्कुट से अंडे मिलते हैं और मांस भी मिलता है, मत्स्य पालन से मछली मिलती है और पशुपालन से दूध मिलता है। अब हम अपना ध्यान सतत विकास पर केंद्रित करते हैं। सतत का मतलब है एक ऐसी खेती जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए और संसाधनों को भविष्य के लिए बचाए। मतलब आज की जरूरत भी पूरी हो और कल के लिए भी संसाधन बचे रहें। जैसे रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करना, प्राकृतिक तरीकों को अपनाना। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य होता है। मतलब ऐसी खेती करें कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, मिट्टी, पानी, हवा सब सुरक्षित रहे। जैसे अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, फसल चक्र लगाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ रहेगा। अब हम पोषण में फसलों की भूमिका समझ लेते हैं। तो यदि हम अनाज की बात करें, अनाज के कौन कौन से उदाहरण होंगे? गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। और ये अनाज जो है वह हमारे आहार का मुख्य हिस्सा होता है। इनका प्राथमिक कार्य शरीर को कार्बोहाइड्रेट देना होता है, जो कि हमारे को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यदि हम दालों की बात करें कि तो उसके उदाहरण में आएंगे चना, मटर, उड़द, है ना। ये सब प्रोटीन प्रदान करते हैं। और प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करती है, हमारी मांसपेशियों को की वृद्धि करती है, ऊतकों की मरम्मत करती है।
अगर अब हम तिलहन की बात करेंगे तो तिलहन में हमारे आएंगे सोयाबीन, मूंगफली, है ना। तो यह सब क्या करते हैं, वसा प्रदान करते हैं। तिलहन वे फसलें हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों भी हुई, है ना। तो यह शरीर को जो है ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा को संचित करते हैं और महत्वपूर्ण अंगों की यह सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी होते हैं। तो पोषण संबंधी यदि योगदान की बात करें तो सब्जियां हैं, मसाले हैं, फल हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, खनिज पदार्थ हैं, सब्जियां, इन सभी चीजों से हमारे को तरह तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं जिन्हें हम खनिज बोलते हैं। तो ये तत्व रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं और शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। चारा फसलों की यदि हम बात करें, जो पशु जो हैं उनको चारा की तरह दिया जाता है, तो उसमें आएगा बरसीम, जई, ठीक है। तो यह पशुधन जो है, यह फसलों विशेष रूप से पालतू पशुओं के लिए, उनके भोजन के लिए उगाई जाती हैं, गाय भैंसों के भोजन के लिए उगाई जाती हैं। तो स्वस्थ पशुधन के लिए बरसीम और जई जैसे पौष्टिक चारे की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने पालतू जानवरों को भी पौष्टिक चारा देंगे तो उनसे जो हमें चीजें मिलेंगी, जैसे दूध इत्यादि मिलेंगे, वह भी उतना ही अच्छा होगा। तो विभिन्न फसलों को विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रत्येक फसल की अपनी जरूरतें होती हैं। कुछ फसलें ठंडी जलवायु में अच्छी बढ़ती हैं, तो कुछ अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता मांगती हैं। ठंडी जलवायु में उगने वाली फसलें होंगी गेहूं, और जिन्हें अधिक गर्मी चाहिए वो उसमें आपका उदाहरण आएगा धान। तो फसलों की वृद्धि और फूल आने की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की अवधि और उचित तापमान पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश या तापमान में असंतुलन हो तो फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की फसल दिखाई गई हैं और इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फसल के प्रकारों को अब हम समझ लेते हैं। तो पहली है वो है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें जो होती हैं वह जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती हैं। जून से अक्टूबर के बीच खरीफ फसलों का जो चक्र है वो मानसून के आगमन के साथ शुरू होता है। इनकी बुवाई जून और जुलाई में की जाती है और कटाई जो है वह अक्टूबर के आसपास की जाती है। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें धान, सोयाबीन, अरहर आएगा। ये मुख्य खरीफ फसलें हैं। धान, जिसे हम चावल भी कहते हैं, उसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे इसी मौसम में उगाया जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली इन फसलों की में अपनी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर यह निर्भर करते हैं और इन्हें गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरे प्रकार की फसल की बात करेंगे। दूसरे प्रकार की फसल का नाम है रबी की फसल। तो रबी की जो फसल है उसका चक्र सर्दियों की शुरुआत के साथ शुरू होता है, यानी कि इनकी बुआई जो है वो नवंबर में होगी और कटाई गर्मियां शुरू होने से पहले हो जाएगी, यानी कि अप्रैल में की जाती है। तो इनका जो पूरा समय है वह नवंबर से लेकर अप्रैल तक का माना जाएगा। तो जो गेहूं, चना, मटर, ये जो हैं ये प्रमुख फसलें हैं रबी की, और इन्हें पकने के समय कम तापमान और कटाई के समय शुष्क एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। रबी फसल की खास बात यह भी होती है कि यह शीतकाल में उगती हैं। इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ठंडी हवा इनके लिए अच्छी होती है। अब चलिए देखते हैं इन फसलों के लिए सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधों के लिए अनिवार्य है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और अनाज का निर्माण होता है। भारत में आजादी के बाद से कृषि तकनीकियों में सुधार के कारण खाद्यान्न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 1952 की तुलना में आज हमारा उत्पादन 4 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि उत्पादन तो 4 गुना बढ़ा, लेकिन जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उसमें केवल 25% की ही बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के माध्यम से ही कम जमीन पर अधिक पैदावार करना सीख लिया है। अब बात करते हैं लैंड उपयोग की, यानी कि जमीन के उपयोग की या भूमि के उपयोग की, कि हम कितनी जमीन पर खेती होती है। तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो फूड प्रोडक्शन के लिए बात इसकी की जाती है। तो आप देखेंगे, हैरान होंगे ये जानकर कि कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 25% ही बढ़ा है। मतलब ज्यादा जो खाद्य उत्पादक है वह हमारी
तकनीक और बेहतर बेहतर खेती के तरीकों के कारण ही हासिल हुई है, ना कि जमीन को बढ़ाकर। अब हम फसल उत्पादक की उपलब्धियां गिना देते हैं। तो उपज जो है, उपज वृद्धि में मुख्य योगदानकर्ता क्या क्या है? पहला, नई जो हमारी प्रथाएं हैं, खेती में जो हमने नई नई टेक्नोलॉजी लगाई है, नई प्रथाएं लगाई हैं, उससे हमारी जो है उपज काफी बढ़ी है। जैसे नए तरीके, बेहतर उपकरण को यूज करना, बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, बेहतर बीजों का इस्तेमाल करना। अब हम खेती के अलग अलग चरणों की बात करेंगे। तो पहला जो चरण है वह है बीजों का चयन, यानी कि बीजों का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे ही बीज होंगे, जो जितने स्वस्थ बीज होंगे, उतना ही स्वस्थ पौधा बनेगा। दूसरा चरण है फसल के पौधों का पालन पोषण, यानी उनका ध्यान रखना, पानी देना, खाद देना, सही उनको पर्यावरण प्रदान करना। तीसरा चरण है कि फसल को किसी भी नुकसान से बचाना, यानी नुकसान से सुरक्षा करना, यानी पौधों को कई बार कीड़े आ जाते हैं, उन्हें काट लेते हैं, कई तरीके के रोग हो जाते हैं, तो इन सभी चीजों से अपनी फसल को बचाना। दूसरा, ये तो 3 थे खेती के चरण। तो सुधार की श्रेणियों की यदि हम बात करें तो पहली श्रेणी फसल किस्म सुधार है, यानी नई और बेहतर किस्म विकसित करना जो अधिक उपज दे सकती है या रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो। दूसरी श्रेणी है फसल उत्पादन में सुधार, मतलब उत्पादन प्रक्रिया को कुशल बनाना, जैसे सिंचाई, उर्वरक या बेहतर खेती की तकनीकें। तीसरी श्रेणी फसल सुरक्षा प्रबंधन है, यानी पौधों को कीटों, रोगों और पर्यावरणीय तनाव से बचाना। सुधार की श्रेणियों में यदि हम बात करें तो हमारी क्या रणनीति रहेगी? तो सबसे पहले हमारा पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि खेती के हर चरण को बेहतर बनाया जाए ताकि संपूर्ण जो प्रक्रिया है वह मजबूत हो। फसल की उपज और स्थायित्व दोनों में सुधार हो, यानी ज्यादा उत्पादक भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। फसल किस्म की सुधार की यदि हम बात करें तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। फसल किस्म सुधार एक ऐसी किस्म को ढूंढने पर निर्भर करता है जो कि अच्छी उपज दे सके, मतलब हम ऐसी फसलें चाहते हैं जो ज्यादा और बेहतर उत्पादन दे। अब हम ब्रीडिंग तकनीक के बारे में बात करेंगे, यानी कि नए प्रकार बनाने के लिए कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है। प्रजनन में हम ऐसे पौधे चुनते हैं जिनमें रोग प्रतिरोध हो या उच्च उपज हो, मतलब हम उन पौधों को चुनते हैं जो बीमारियों से बच सकते हैं और ज्यादा फसल दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है संकरण का। संकरण में क्या करना होता है? आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों का संकरण कराएंगे। यदि हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मतलब, इसका अर्थ हुआ कि एकदम अलग जीन्स वाले पौधों को मिलाएंगे ताकि नई प्रवृत्तियों वाले पौधे हमें प्राप्त। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वह है अंतरा किस्मीय, यानी कि जब हम एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्मों को क्रॉस कराते हैं, या जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें गेहूं की 2 अलग अलग किस्मों को मिलाना और उससे नई तरीके की किस्म को बनाना मिलाने के बाद। दूसरा है अंतर जातीय संकरण, यानी कि जब एक ही वंश की 2 अलग अलग प्रजातियों को मिलाया जाता है, जैसे ब्रासिका वंश की 2 प्रजातियों को मिलाना। तो पहला है अंतरा किस्मीय, दूसरा है अंतरा जातीय, तीसरा है अंतरा वंशीय, यानी कि विभिन्न वंशों के बीच में क्रॉसिंग कराना। यह थोड़ा दुर्लभ है लेकिन यह भी संभव हो जाता है। तो अब हम अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कैसे बने, यानी कि ऐसी फसलें जिनके जीन को ही संशोधित कर दिया गया हो। तो आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में हम सबसे पहले उनमें एक विशिष्ट गुण प्रस्तुत करते हैं जो पौधों को कोई नया विशेषण प्रदान कर देता है, जैसे कीट प्रतिरोध या सूखा सहनशीलता। अब हम विविधता के स्वीकृत की बात करते हैं, यानी कौन से कारक तय करते हैं कि एक नई विविधता को स्वीकार किया जाए या नहीं। यह सबसे जरूरी बात है कि नई किस्म हर तरह की परिस्थितियों में उच्च उपज दे सके, मतलब चाहे मौसम कैसा भी हो उत्पादन अच्छा हो। और किसानों को एक ही किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चाहिए होते हैं ताकि उनका उत्पादन स्थिर रहे। फसल किस्म सुधार की हम चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण अनुकूलता और उपज सुधार की हमें बात करनी है, और इसी के साथ हम फसल की किस्म भी सुधार सकते हैं, यानी कि हम ऐसी फसलें विकसित करें जो पर्यावरण के परिवर्तनों को आसानी से समायोजित कर सकें, साथ ही उनकी उत्पादकता भी अधिक हो। जैसे अगर जलवायु परिवर्तन हो या कोई नई समस्या आए तो भी फसल की वृद्धि अच्छी हो। मौसम और मिट्टी की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
मौसम का और मिट्टी का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दोनों चीजें यानी कि मौसम और मिट्टी यह तय करती है कि फसल कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर मौसम या मिट्टी उपयुक्त नहीं है तो उपज स्वचालित रूप से कम हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि खेती के तरीके और उपज मौसम, मिट्टी और पानी की उपलब्धता दोनों पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर पानी की कमी है या मिट्टी सही नहीं है तो हमें अपनी खेती की तकनीक भी बदलनी है और फसल के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। अब हम अप्रत्याशित परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी पर्यावरण में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिनका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, जैसे अचानक से सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बिंदु में यह बताया गया है कि हमें ऐसी फसल किस्में चाहिए जो अलग अलग हालात में भी जीवित रह सकें। जैसे यदि सूखा पड़ गया है तो सूखा प्रतिरोधी किस्में हमारे को उगानी चाहिए जो पानी की कमी में भी उग सकें, या बाढ़ प्रतिरोधी किस्में जो ज्यादा पानी में भी खराब ना हो। तीसरा है मिट्टी की लवणता सहनशीलता, यानी कि कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में नमक की मात्रा अत्यधिक होती है जिससे फसलें उग नहीं पाती। इसलिए हमें ऐसी किस्म भी विकसित करनी चाहिए जो उच्च लवणता को सहन कर सकें। यहाँ विशेष रूप से लिखा है कि उच्च मिट्टी की लवणता को सहन करने वाली किस्में विकसित हो रही हैं, वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं। मतलब अगर मिट्टी में नमक ज्यादा हो तो भी फसल अच्छे से वहां पर उग पाएगी। अब हम सुधारों के कारकों की बात कर लेते हैं, अर्थात कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर हम फसल की किस्मों में सुधार करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वह है हायर यील्ड, यानी कि ज्यादा उत्पादक वाली फसल। मतलब प्रति एकड़ या प्रति कारक ज्यादा फसल हमें मिल सके। इससे किसानों की उत्पादकता भी ज्यादा होगी और जो हमारा अनाज है उसकी में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। तो अब हम 3 मुख्य चीजों पर चलिए ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला है गुणवत्ता, दूसरा प्रतिरोधी क्षमता और तीसरा परिपक्वता की अवधि। तो इन तीनों कारकों का फसल सुधार में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके माध्यम से हम फसलों को और अधिक उपयोगी, मजबूत और कुशल बना सकते हैं। हर फसल की गुणवत्ता अलग होती है। जैसे गेहूं की गुणवत्ता बेकिंग के लिए महत्वपूर्ण है, दालों में प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है, तिलहन में तेल की मात्रा देखी जाती है और गुणवत्ता भी देखी जाती है। और फल और सब्जियों का संरक्षण, यानी कि अधिक दिन तक कितने दिन तक वो स्टोर हो सकती है, यह क्षमता देखी जाती है। तो किसान जब भी नए किस्मों का चुनाव करे तो इन गुणों पर जरूर ध्यान। जैविक कारकों से तात्पर्य है जीवित खतरों से, यानी कि जैसे रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, कवक है ना, कीड़े, निमेटोड्स, ये सभी क्या करते हैं, फसलों को गंभीर क्षति पहुंचा देते हैं। तो अजैविक कारणों का क्या अर्थ होगा? अजैविक कारणों का अर्थ होगा निर्जीव चुनौतियों से, जैसे कि सूखा पड़ना, मृदा में लवणता, अत्यधिक तापमान या निर्जीव कारक होते हैं। जैविक कारक में होंगे बैक्टीरिया, कवक, कीड़े, निमेटोड्स। ठीक है। तो यदि फसलें इन प्रतिकूलताओं के प्रति प्रतिरोधी होंगी तो पैदावार सुरक्षित रहती है और नुकसान कम होता है। यदि फसल शीघ्र परिपक्व हो जाती है तो एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। इससे किसानों का लाभ बढ़ता है और उत्पादन लागत में भी कमी आती है। कम समय में तैयार होने वाली फसलों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। जब फसलें एक साथ समान रूप से पक जाती हैं तो कटाई उनकी आसान हो जाती है। इससे समय और श्रम दोनों ही बचते हैं और फसल की हानि भी कम होती है। एक ही समय पर पकने से किसानों को भी काफी सुविधा हो जाती है। तो फसलों का जो किस्म की सुधार है, तो उनके जिन कारकों पर हमें ध्यान दिया जा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम कारक है उच्च उपज, है ना। इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसी किस्मों को विकसित करना जो प्रति एकड़ अधिक उत्पादन दें। यदि एक ही खेत से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होता है तो इससे किसान की भी तो आय वृद्धि होगी। अगला है गुणवत्ता में सुधार, यानी कि प्रत्येक फसल की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दलहन में प्रोटीन अधिक होगी, तिलहन में तेल अधिक होगा, गेहूं में बेकिंग की गुणवत्ता अधिक होगी।
तो हम कह सकते हैं कि किस्मों में सुधार के माध्यम से हम इनके विशिष्ट गुण जो हैं उनको संवर्धित करते हैं। अगला है जैविक कारक। तो जैविक कारक का अर्थ हुआ ऐसी किस्मों को विकसित करना जो रोगों, कीटों और निमेटोड्स के प्रति अपनी प्रतिरोधी क्षमता दिखाएं, अपनी प्रतिरोधकता दिखाएं। यदि फसल बीमारियों या कीड़ों से सुरक्षित रहेगी तो उत्पादन में होने वाली क्षति भी न्यूनतम हो जाए। अब हम अजैविक कारणों पे आते हैं, मतलब कि ऐसी फसल किस्मों को भी विकसित करना जो सूखा, लवणता, अत्यधिक गर्मी, ठंड पड़ गई ज्यादा या फिर पाला पड़ गया, तो इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर पाए और इससे फसल के विफल होने का जोखिम कम हो जाता है। अगर फसल जल्दी पक जाए तो किसान एक साल में 2 या 3 बार अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। यहाँ व्यापक अनुकूलशीलता की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हम ऐसी किस्में चाहते हैं जो अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। उदाहरण के लिए ऐसी फसलें जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सके। अब अनाज की बात करते हैं। अनाज में बोनापन जो है वह वांछनीय होता है क्योंकि इससे पौधे कम पोषक तत्व खपत करते हैं और अधिक ऊर्जा अनाज बनाने में लगाता है। चारा फसलों के लिए लंबाई और प्रचुर शाखाएं होनी चाहिए, मतलब पौधा लंबा हो और उसमें ज्यादा शाखाएं हो ताकि जानवरों के लिए ज्यादा से ज्यादा चारा मिल सके। तो अब चलिए फसल उत्पादन प्रबंधन में अगले पॉइंट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य हिस्सा जो है वह कृषि से ही आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है और उसी पर जो है भारत का जो मुख्य अवस्था है उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। या ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो रोजी रोटी है वह खेती से जुड़ी हुई होती है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब है कि यहाँ की अधिकांश आबादी किसान है। हमारा देश में कृषि जो है वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो यहाँ खेती पर स्केल पे होता है, यानी कि कोई छोटे फार्म्स पर काम करता है, कोई किसी के पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। मतलब लैंड होल्डिंग का जो साइज है वह अलग अलग हो सकता है, छोटे भी खेत हो सकते हैं, बड़े भी खेत हो सकते हैं। हम हर किसान के पास अलग अलग संसाधन होते हैं, किसी के पास ज्यादा जमीन है और किसी के पास कम। पैसा और टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच सबके लिए बराबर तो नहीं है। तो अब हम वित्तीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यानी कि यदि किसी किसान के पास ज्यादा पैसा है तो वो खेती में नए तरीके अपना लेगा, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें इस्तेमाल कर लेगा, है ना, क्योंकि उसकी माली हालत ठीक है। तो वह अच्छी तकनीक इस्तेमाल करके अपने खेती का जो उत्पादन है वह बढ़ा सकता है। लेकिन यदि कुछ किसान ऐसे भी तो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना, अच्छी स्थिति वाले तो ट्रैक्टर भी खरीद लेंगे, उन्नत सिंचाई प्रणालियों को भी इस्तेमाल कर लेंगे, हाइब्रिड बीज भी ले आएंगे, है ना, तो उनके लिए सब ठीक है। तो यह है वित्तीय प्रभाव। जिनके पास नहीं है वो अच्छी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास है वो अच्छी तकनीक यूज कर सकते हैं। तो इसमें ही है निवेश उपज सह संबंध, इसको समझ लेते हैं। यानी कि उच्च निवेश और उपज के बीच क्या है, एक सह संबंध होता है। जैसे बेहतर बीज, बेहतर तरीके का उर्वरक, सिंचाई, अच्छी सिंचाई व्यवस्था यदि होगी तो उतनी ही ज्यादा उपज मिलने की संभावना होगी, उतना ही ज्यादा उत्पादन आपको खेत से मिल पाएगा। यानी कि खरीदारी क्षमता यानी खरीदने की शक्ति यह तय करती है कि कौन सी फसल चक्र व्यवस्था या उत्पादन विधि का उपयोग होगा। अगर पैसा है तो बेहतर विधियों का उपयोग किसान कर सकते हैं। अब हम उत्पादन प्रथाओं के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। मतलब फसलों को उगाने के लिए किस तरह की तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन पद्धतियों के बारे में हम समझेंगे और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है लागत के आधार पर, यानी कि उत्पादन में कितना खर्च आता है उसके हिसाब से प्रथाओं को विभाजित किया गया है। लागत के आधार पर वर्गीकरण को देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं। उत्पादन प्रथाओं को वर्गीकृत करने में हम इनको अलग अलग समूहों में बांटेंगे। पहली श्रेणी है कोई लागत नहीं लगाना, बिना लागत के खेती करना, यानी कि ऐसी खेती जिसमें हम बहुत ही कम निवेश करना चाहते हैं। किसान
सभी पारंपरिक तरीकों को उपयोग करके इसमें उत्पादन करना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी होती है कम लागत लगाकर उत्पादन करना, यानी कुछ बुनियादी चीजों को ही यहाँ पर यूज करना और उसके थ्रू उत्पादन को बढ़ाना। तीसरी श्रेणी है उच्च लागत का उत्पादन करना, यानी कि इसमें काफी पैसे लगाना, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, नए नए मशीनरी का इस्तेमाल करना, जिससे हम जो है अपनी खेती को बढ़ावा दे सकें। तो इसमें क्या होगा, उच्च लागत का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यदि बिना लागत का उत्पादन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कैसा होगा, कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, न्यूनतम वित्तीय निवेश है, तो धन हमने लगाया नहीं, धन बहुत या फिर कम लगाया है, तो इस प्रणाली में किसान पूरी तरीके से अपने स्वयं के संसाधनों पर ही निर्भर रहता है। दूसरा, इस प्रकार का जो उत्पादन है वह मुख्य रूप से मानवीय श्रम और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहेगा। इसमें अधिकांश कार्य जो है वह शारीरिक परिश्रम के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, ट्रैक्टर की जगह वह खुद जोतेगा, है ना। और प्राकृतिक संसाधन जो नदी वगैरह इनसे पानी ले लेगा, केवल प्रकृति के ऊपर, जैसे वर्षा हो गई, वर्षा का दल, और जैसे बीज, देसी बीज यूज कर लिए अपने खेतों के लिए। तो ये है बिना लागत का उत्पादन। दूसरा है कम लागत का उत्पादन, इसमें न्यूनतम इनपुट लगाएंगे, यानी कि टिकाऊ उपज के बीच जो है वह संतुलन बनाएगा, थोड़ा सा खर्चा करेंगे और लगातार उपज मिल सके इस तरीके का अपना जो है अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो यह जो है यह बुनियादी इनपुट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, बिल्कुल बुनियादी चीजों का, जैसे सस्ती उर्वरक का उपयोग करना, साधारण उपकरणों का, और बुनियादी जो सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं उनको उपयोग करना, बहुत ही ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का, उन्नत तरीके के बीजों का उपयोग ना करना। तीसरा है उच्च लागत उत्पादन पद्धति, इसमें जो है विविध प्रकार की जो है काफी पूंजी लगाई जाएगी, यानी कि आधुनिक उपकरण यूज किए जाते हैं, अच्छी मशीनों को यूज किया जाता है, अच्छे प्रकार के उर्वरकों को खरीद कर उसको डाला जाता है। यदि हम उदाहरण के लिए समझें तो यदि किसी किसान को ट्रैक्टर या फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनानी है तो उसको इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य उपज और दक्षता को अधिकतम करना होता है। इसका तात्पर्य है कि संसाधनों का न्यूनतम अपव्यय करते हुए अधिक से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट सिंचाई प्रणाली न केवल जल की बचत करती है बल्कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार को भी बेहतर करती है। तो उन्नत प्रौद्योगिकियां क्या हैं? यहाँ पर हम विशेष रूप से उन्नत मशीनरी और आधुनिक कृषि आदानों के उपयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि आधुनिक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या स्वचालित बीजारोपण यंत्रों की बात कर रहे हैं। उनका उपयोग यदि किसान करेंगे तो कृषि का कार्य अधिक तीव्रता से होगा, अधिक सही होगा और अधिक कुशलता से होगा। किसानों को नवीनतम जानकारी, कृषि पद्धतियों तक पहुंच भी मिलेगी, मतलब ये नए शोध, नए उर्वरक, नए कीट नियंत्रण तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी उत्पादकता को और बढ़ाते हैं। अब आती है वित्तीय बाधाओं की बात। तो वही किसान इसको कर सकता है जो आर्थिक रूप से मजबूत। छोटे किसान या गरीब किसानों के लिए ये काफी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन सभी चीजों के लिए पैसा लगता है। तो अंतिम बात यह है कि यह जो वित्तीय बाधा है वह फसल चुनाव को भी प्रभावित करती है। मतलब किसान किस तरीके की फसल उगाएगा और कौन सी तकनीक का उपयोग करेगा, या उसकी आर्थिक स्थिति पर या वित्तीय स्थिति पर पूरी तरीके से निर्भर होता है। तो वित्तीय स्थितियों पर निर्भर होता है, ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से एक किसान की जो आर्थिक स्थिति है वह यानी कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वह बेहतर बीज खरीद पाएगा, बेहतर खाद और मशीनों को खरीद सकता है ना। यहाँ बात यह है कि आर्थिक स्थिति किसानी पद्धतियों के स्तर को तय करती है। मतलब पैसा है तो उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो बुनियादी या पारंपरिक तरीकों का ही उपयोग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वह एक तरीके से ये बताती है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे ट्रैक्टर वही खरीद पाएगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, अब हम सूचना तक पहुंच के बारे में बात करते हैं। मतलब पैसा होने से किस तरह से किसान नई जानकारी या तकनीक का सहारा लेते हैं वह समझते हैं।
तो यहाँ लिखा है कि बेहतर वित्तीय स्थिति से किसानों को ज्यादा जानकारी मिलती है, जैसे नए उर्वरक, बेहतर बीज, सरकारी योजनाओं के बारे में भी उनको जानकारी मिल जाती है। तो वित्तीय क्षमता की भूमिका की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वित्तीय क्षमता से कृषि केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहती, मतलब नए तरीके आजमा सकती है, जोखिम ले सकती है। पैसा होने से किसान उत्पादन प्रथाओं में नवाचार ला सकते हैं, जैसे कि जैविक खेती या सटीक कृषि को अपनाना। अब है पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक तत्वों के महत्व की। जैसे हमारे लिए खाना ढूंढना है, वैसे ही पौधों के लिए भी पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बिना जो पौधे हैं वह उग नहीं सकते। जिस प्रकार हमारे विकास और वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह है कि बिना पोषक तत्वों के पौधे स्वस्थ नहीं रह सकते और उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है। पोषक तत्व पौधों की वृद्धि, उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम विटामिन और खनिजों का सेवन करते हैं, उसी प्रकार पौधों को भी विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना समुचित विकास कर सके। तो अब इनके स्रोत देख लेते हैं। स्रोत में आएंगे हवा, पानी, मिट्टी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हवा से, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मिट्टी से बाकी खनिज पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम इत्यादि। ये पोषक तत्व पौधों के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाओं में आवश्यक होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, कोशिका विभाजन में। तो सब कुछ पोषक तत्वों पर ही निर्भर करता है। तो वायु से, जैसा कि अभी हमने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। जल से हाइड्रोजन, मृदा से बाकी सारे 13 पोषक तत्व मिलेंगे। तो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पादप की उत्तरजीविता और कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यदि हम वर्गीकृत करें तो 2 हैं। पहला है वृत्त पोषक तत्व, यानी कि वह पोषक तत्व जो बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ज्यादा मात्रा में जो चाहिए होते हैं, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। और उनके उदाहरण आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, जो उर्वरकों में आमतौर पर होते हैं। इसके बिना पौधों की स्वस्थ वृद्धि संभव ही नहीं है। दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि इनकी खासियत यह है कि ये बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि ना मिले तो पौधे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। और इसका उदाहरण आपका आएगा लोहा, मैग्नीज, जिंक, ये सब इसके उदाहरण। अब संतुलन के महत्व को समझ लेते हैं। उचित संतुलन का मतलब है कि पौधे को हर पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा मिलनी चाहिए, तभी पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छी वृद्धि होगी और रोगों से बचाव होगा। पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है पूरी लिस्ट में वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर आपके लिए दिखाए गए हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वृहद पोषक तत्वों में आ रहे हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि आ रहे हैं। चलिए अब पोषक तत्व की कमी का क्या प्रभाव होगा देखेंगे। सबसे पहले तो यह, अगर पोषक तत्व कम होंगे तो कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी, जैसे कि जनन एवं वृद्धि। जब पौधों में पर्याप्त पोषण नहीं होगा तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी कमजोर हो जाएगी, और ऐसे कमजोर पौधों पर बीमारियां, कवक और कीटों का हमला बहुत जल्दी हो जाएगा। कमी होने के कारण हम बाहर के लक्षणों से भी हम देख सकते हैं कि इस पौधे में इस चीज की कमी है। जैसे यदि किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सफेद हो रही हैं, या वह पौधा अपना सामान्य ऊंचाई नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोषक तत्व की कमी है। तो इन सभी समस्याओं का जो परिणाम है वह ये होता है कि फसल की जो कुल पैदावार हो जाती है वो घट जाती है। अगर पोषक तत्व मिट्टी में नहीं है तो दाने का आकार छोटा हो जाएगा, फसल की गुणवत्ता कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो पोषक तत्व पूरे हों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनमें समय समय पर खाद डालनी होगी, पानी डालना होगा। अब हम खाद की बात कर लेते हैं। तो खाद जो है उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि सड़े गले पत्ते, पशु अवशिष्ट, पौधों के अवशेष, ये सभी मिलकर मृदा को स्वस्थ और उपजाऊ बनाते हैं। किंतु खाद से मृदा को पोषक तत्व अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं, मतलब कि यह एक धीमी प्रक्रिया है।
जिसमें मिट्टी को धीरे धीरे पोषक तत्व मिलते हैं जो पौधों को दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक। खाद कैसे बनती है ये समझ लेते हैं। जब जो पशु होते हैं उनका मल मूत्र और पौधे का कचरा सड़ता है या गल जाता है तब वह खाद बन जाती है और यह एक प्राकृतिक पुनर्चक्रण होता है। खतरा मिट्टी को समृद्ध बनाता है। ये जो खाद है वो मिट्टी को क्या करता है, समृद्ध बनाता है, यानी उसकी उर्वरता बढ़ाता है। उर्वरता बढ़ने से फसलें स्वस्थ रूप से उगती हैं और उनकी जो है उपज भी बढ़ जाती है। जो दूसरा है मैन्योर, मिट्टी की जो संरचना है, मैन्योर यानी कि यही खाद की बात हो रही है, मैन्योर उसे अंग्रेजी में कह दिया। तो यह जो खाद है वो मिट्टी की संरचना को भी बेहतर बनाता है। जैसे रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी निकल जाता है, लेकिन यदि हम उसमें खाद डाल दें तो उसकी पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे पौधों को ज्यादा समय तक पानी मिलता है। ठीक है, तो खाद के क्या क्या लाभ हैं? खाद के कारण जो चिकनी मिट्टी में जल निकासी और जल भराव से बचाव में यह मदद करता है। मिट्टी के मलबे से जल की निकासी में मदद करता है और उसके भराव से भी बचत करता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण की रक्षा करता है। खेती के कचरे को जो है रिसाइकिल करने का एक तरीका भी होता है, पुनर्चक्रण भी किया जाता है। खाद अलग अलग तरीके की हैं। जैसे जो नॉर्मल गोबर की खाद है वो तो है, वर्मी कंपोस्ट होती है जिसे हम केंचुए की खाद कहते हैं, एक होती है हरी खाद, है ना। तो ये अलग अलग तरीके की हैं। पोषक तत्वों को एक पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रदान होता रहे, मिलता रहे, उससे उसकी जो है पैदावार हमारी फसलों की बढ़ सकती है। तो हम खाद के अलग अलग प्रकारों पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट कैसी खाद है? कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो कृषि अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से तैयार की जाती है। वहीं वर्मी कंपोस्ट में अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वह काफी सरल होती है। खेत के अपशिष्ट सामग्री, सूखे पत्ते, पशु का जो गोबर है वह और रसोई का कचरे को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। यहाँ पर यह धीरे धीरे अपघटित होता रहता है। इस प्रक्रिया से हम अपशिष्ट को उपयोगी खाद में परिवर्तित कर देते हैं। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। मतलब कि ये जो हमारी मिट्टी है उसको वो सब कुछ खनिज पदार्थ देते हैं जो प्लांट को, जो हमारे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि इसमें जो है जो केंचुए हैं उसका उपयोग किया जाता है। या जो केंचुए हैं वो कचरे को जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं, जल्दी उसको अपघटित कर देते हैं और उसके माध्यम से जो खाद बनता है वो और भी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसीलिए किसान आजकल वर्मी कंपोस्टिंग को प्राथमिकता देते। तो अगली जो है वो है हरी खाद। हरी खाद बनाने के लिए हम कुछ विशिष्ट पौधे जैसे सूरजमुखी है, जूट है या ग्वार है उनको खेत में उगाते हैं। जब ये पौधे पक जाते हैं तो उन्हें काट कर मिट्टी में मिला देते हैं, जिसे मिल्चिंग कहते हैं। ये पौधे मिट्टी में मिलकर जो है अपघटित हो जाते हैं और हरी खाद बन जाती है। इस प्रकार मिट्टी की नाइट्रोजन और फास्फोरस की सामग्री बढ़ जाती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब हम बात करेंगे उर्वरकों के परिचय की। तो उर्वरक क्या है? ये उर्वरक वह पदार्थ हैं जो मिट्टी में यदि हम डालें तो वो पौधे के पोषक तत्व को बढ़ाएंगे। असल में यह एक तरीके के बूस्टर डोज होते हैं पौधों के लिए। उर्वरकों का जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन भी किया जाता है, यानी कि ये फैक्ट्रियों में भी बनते हैं। इसका मुख्य काम पौधों को पोषक तत्व देना है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कम होते हैं, इसलिए हम इन्हें पौध पोषक तत्व भी कहते हैं। उर्वरक मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, है ना। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होती है, पौधों में इन तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब पौधों को सही मात्रा में यह पोषक तत्व मिलते हैं तो उसकी जो पूरी वृद्धि है, पत्ते, शाखाएं, तना, उन सभी का विकास अच्छा होता है। मतलब पौधा स्वस्थ होता है और मजबूत बना रहता है। जितने भी जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी वजह से खेती में उपज बढ़ती है, उत्पादन काफी बढ़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही खेत में ज्यादा फसल मिल सकती है, इसलिए किसान उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं ताकि उनको जो है अच्छी मात्रा में अपनी फसल का उत्पादन मिल सके। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह जो उर्वरक हैं
उनका प्रयोग उचित विधि से ही होना चाहिए। यदि इनका प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ तो पौधों को इनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है और कभी कभी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। अतः जो उर्वरक हैं उनके पूर्ण सदुपयोग के लिए सही पद्धति का पालन करना अत्यधिक आवश्यक। उर्वरकों के उपयोग के लिए अब कुछ विचार हैं, उन पर बात कर लेते हैं। यदि हम रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग कर लेंगे तो यह हमारे जल को प्रदूषित भी कर सकता है। जब यह ज्यादा रासायनिक उर्वरक हो जाते हैं खेतों में हम डालेंगे तो वो बारिश के साथ नदियों या तालाबों में चले जाते हैं और वहां पर उस पानी को प्रदूषित कर देते हैं। यदि हम निरंतर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो मृदा की जो उर्वरता है वह समाप्त भी हो सकती है। इससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक जो पोषक तत्व थे वह भी कम हो जाते हैं और भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है या बंजर हो जाती है। तो उर्वरक केवल पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी के जैविक पदार्थ को वापस नहीं लाते। जैविक पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट या खाद, ठीक है, तो मिट्टी को ये जो कंपोस्ट या खाद होता है जो वो मिट्टी को स्वस्थ बनाता है, परंतु यह उर्वरक यह काम नहीं करते हैं। और यदि हमारे को जल्दी अल्पकालीन लाभ चाहिए, है ना, या फिर दीर्घकालीन लाभ चाहिए, तो उस पर ये हमें देखना पड़ता है कि हमें तुरंत हमारे को ज्यादा मात्रा में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, या कम धीरे धीरे भी बढ़ेगा तो भी चलेगा। उस पर यह विचार करने के बाद ही किसानों को यह देखना पड़ता है कि वह रासायनिक उर्वरक या फिर जो जैविक खाद है किसका प्रयोग। तो उर्वरकों की तुलना करनी चाहिए जैविक खेती प्रथाओं के साथ। इसीलिए जैविक खेती में प्राकृतिक चीजों का उपयोग करता है जो कि मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर हो सके। तो अब हम जैविक खेती की बात कर लेते हैं। रासायनिक उर्वरक और खरपतवार नाशकों का यहाँ पर न्यूनतम उपयोग होता है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है जैविक खेती। जैविक खेती में केवल कार्बनिक खादों और पुनर्चक्रित खेती के अवशिष्टों का ही उपयोग होता है। यह प्रणाली जैव कारकों के लिए उपयोगी है, जैसे उर्वरक के रूप में नीले हरे शैवाल का यहाँ प्रयोग होता है, इसे हम जैव उर्वरक भी कहते हैं। नीम के पत्ते, हल्दी इत्यादि को बायो कीटनाशक के रूप में यहाँ पर जैविक खेती में उपयोग में लिया जाता है। मिश्रित फसल और फसल चक्रण जैसे स्वस्थ फसल प्रणालियों का यह समर्थन करता है। चलिए अब इस सत्र की समरी देख लेते हैं। तो हमने इस सत्र में जाना कि भारत जो है वह एक बड़ी आबादी वाला देश है और सीमित कृषि योग्य यहाँ पर भूमि है। इसी कारण यहाँ पर कुशल खेती की जो तकनीक है उनकी आवश्यकता होती है। तो हरित क्रांति इसके लिए डेवलप की गई। हरित क्रांति ने हमारे देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाई, जबकि श्वेत क्रांति ने हमारे देश में दूध के उत्पादन बढ़ाए। एक समय था जब दूध आपूर्ति एक चुनौती थी, लेकिन वहीं अब आप देख रहे हैं कि अमूल और सहकारी ब्रांडों के कारण देश के प्रत्येक हिस्से में दूध जो है वो सुलभता से उपलब्ध होता है। केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है, हमें किसानों की आय में भी सुधार करना है और खेती में वैज्ञानिक प्रथाओं का उपयोग करना है। मतलब नए तरीके, प्रौद्योगिकी और संसाधन के उपयोग से हम सतत खेती कर सकते हैं। फसल सुधार का तात्पर्य उन वैज्ञानिक विधियों से है जिनके माध्यम से हम फसलों की गुणवत्ता और पैदावार को उन्नत करते हैं। इसके लिए पादप प्रजनन, संकरण और आनुवंशिक संशोधन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर संकर बीज और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें न केवल उत्पादन बढ़ाती हैं बल्कि फसलों को रोग प्रतिरोधी भी बनाती हैं। सभी किसानों के पास समान संसाधन उपलब्ध नहीं होते। किसी भी किसान की जो है आर्थिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि वह कितनी उन्नत तकनीक या कृषि आदानों को क्रय करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कृषक ट्रैक्टर जैसे भारी निवेश कर सकता है तो कोई किसान नहीं कर सकता। यही कारण है कृषि क्षेत्र में विभेद या असमानता उत्पन्न होती है। पादप पोषण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन दोनों ही अनिवार्य हैं। यदि इनका उचित प्रबंधन ना किया जाए तो पौधे दुर्लभ हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी पैदावार घट सकती है। इसमें हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की जगह प्राकृतिक इनपुट का प्रयोग करते हैं, जैसे कंपोस्ट, खाद, नीम का तेल, ये सब जैविक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। यह खेती पर्यावरण अनुकूलित होती है और लंबे समय में मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखती है।
तो अब चलिए कुछ एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और क्यों कहा गया है? क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसने भारत को विश्व में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना। दूसरा, तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, खरीफ के मौसम में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? 4 विकल्प दिए हैं इन्होंने। शीतकाल के लिए उपयुक्त फसलें, सूखी परिस्थितियों में उगने वाली फसलें, बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, या फिर ऑफ सीजन फसलें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो क्यों? क्योंकि खरीफ की जो फसल है जैसे कि धान, सोयाबीन, मक्का, इनको बरसात के मौसम की फसलों के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है, जो आमतौर पर मानसून का लाभ उठाने के लिए जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती है। धान इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि इसके विकास के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, जबकि सोयाबीन जैसी अन्य फसलें उष्णकटिबंधीय बरसात के मौसम से उच्च तापमान और आर्द्रता में फलने फूलने की क्षमता के लिए चुनी जाती। अगला प्रश्न है, हमें अनाज, दालों, फलों और सब्जियों से क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है भाई? अनाज हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, जो हमें ऊर्जा देता है। दालें हमें प्रोटीन देती हैं, जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। सब्जियों और फलों से हमें विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि भी मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक कारक फसल उत्पादन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए, जो जैविक कारक हैं यानी कि कीट, कीड़े, रोग पैदा करने वाले कीड़े, ये फसल उत्पादन को कम करते हैं, है ना। जैविक का मतलब है जीवित चीजें, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बड़े कीड़े मकोड़ों तक। तो ये किसानों की फसल को नष्ट कर सकते हैं और उसको नष्ट करने या चुराने के लिए काफी सक्रिय हो सकते हैं, जिससे उत्पादन जो है उत्पादन होगा वो काफी कम हो सकता है। एक कीट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है खाने से। तो कीट एक सीधा खतरा है, चाहे एक बग किसी पत्ती को काटे या कोई चूहा किसी अनाज को खा रहा हो, है ना। तो वह नुकसान पूरी तरीके से हमें पहुंचा सकता है। खरपतवार जो है वह फसल की उत्पादकता को भी कम करती है, जैसे क्योंकि वे मुख्य फसल के साथ जो है वह पोषक तत्वों के लिए और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। तो खरपतवार जो है वह भी अवांछनीय मेहमान ही माने जाएंगे। वे मिट्टी से पानी, पोषक तत्व, सूर्य की रोशनी जैसे आवश्यक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण फसल पौधों के साथ सक्रिय रूप से लड़ते हैं और प्रभावी रूप से मुख्य फसल की वृद्धि की जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। अजैविक कारणों में आएंगे तापमान, हवा, बारिश, बाढ़, ये सब कुछ आएंगे। तो यह जो है कि इन पर किसानों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जो फसलों पर पूरी तरीके से प्रभाव तो डालते। ठीक है, मौसम के ये जो कारक हैं वह उसकी सफलता या असफलता को बहुत प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं। तो किसी भी अजैविक कारक की जो है बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा भरपूर फसल और बिल्कुल भी कटाई के बीच के अंतर बना सकती। एक सूखा यदि पड़ गया यानी कि पौधों को पानी से वंचित रख सकता है सूखा, लेकिन यदि बहुत सारी बाढ़ आ जाए तो वो उनको डुबो भी सकता है। तो ये जीवित ना होने पर भी ये जो कारक है, अजैविक कारक, भोजन के उत्पादन के लिए एक विपत्तिपूर्ण साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है, फसल सुधार के लिए वांछनीय कृषि संबंधी विशेषताएं क्या हैं? तो फसल सुधार के लिए वांछनीय कृषि गुणों में शामिल होते हैं ये कुछ विशिष्ट गुण हैं जिसके लिए हम पौधों के प्रजनन या आनुवंशिक रूप से सुधार करते समय देखते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसी फसल बनाना होता है जो हमारे पूर्वजों की तुलना में मजबूत हो, तेज हो और अधिक उत्पादन दे। उच्च उपज क्षमता, प्रति पौधे अधिक भोजन। उच्च क्षमता में सुधार करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि 1 एकड़ भूमि में अधिक से अधिक लोगों को खिला सके भोजन, जो हमारी बढ़ती हुई वैश्विक आबादी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उच्च उपज क्षमता होनी चाहिए। केवल रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता भी होनी चाहिए कि तो केवल रसायनों पर निर्भर रहने की बजाय
हमारे पौधों की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली होनी चाहिए। यह विशेषता फसल को स्वाभाविक रूप से वायरस, बैक्टीरिया और तरह तरह के कीड़ों से लड़ने में मदद करती है, जिससे खेती सुरक्षित और सस्ती हो जाती है। यह जो चौथी विशेषता है, यह फसलों को गर्मी की लहरों, पानी की कमी, मिट्टी में अधिक नमक होने के दौरान भी जीवित रहने और खाद्य पदार्थ पैदा करने की अनुमति देती है। होने से लेकर कटाई तक के समय को कम करके हम किसान को एक ही जमीन पर साल भर में एक से ज्यादा फसल उगाने की अनुमति दे सकते हैं। यह तेज मौसम के आने से पहले पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने की अनुमति देकर उसकी रक्षा भी कर सकता है, शीघ्र परिपक्वता के द्वारा। अगला है बेहतर पोषण सामग्री। तो जो बेहतर पोषक सामग्री है, इसमें जैविक जो सुदृढ़ीकरण शामिल है। भूख के खिलाफ लड़ने के लिए अनाज या फल के भीतर विटामिन, खनिज और प्रोटीन को बढ़ाना। कुशल पोषक तत्व का उपयोग, यह जो पॉइंट है, यह फसल को कम उर्वरक के साथ भी अच्छी तरह से उगने की अनुमति देता है, जो हमारे पर्यावरण को रासायनिक बहाव से बचाता है और हम कह सकते हैं कि किसानों के पैसों को बचाता है। अंतिम, एक महान फसल को एक विश्व यात्री होना चाहिए। मतलब यह विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि बीज की एक किस्म अलग अलग प्रकार की मिट्टी और अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उग सके, जिससे पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, फसल की पैदावार में सुधार की 3 मुख्य गतिविधियां क्या हैं? तो फसल की पैदावार में सुधार में 3 मुख्य गतिविधियां हैं। फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन का प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। फसल की किस्मों में सुधार के लिए किन वांछित गुणों की पर चर्चा की जाती है? तो चलिए इसको ये उत्तर को समझ लेते हैं। फसल किस्म सुधार के लिए वांछित गुण निम्नलिखित हैं। पहला है उच्च उपज, यानी कि प्रति एकड़ बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता। बेहतर गुणवत्ता, यानी कि फसल के अनुसार अलग अलग बेहतर गुणवत्ता हो सकती है, जैसे दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होना, तिलहनों में तेल की गुणवत्ता अच्छी होना, है ना। तो यह जरूरी नहीं है कि चीज दिखती कैसी है, मगर उसका पोषक तत्व कितना ज्यादा उसके अंदर है, यह महत्वपूर्ण है। कुछ पौधों के लिए जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन अधिक चाहिए, जबकि कुछ में हम कह सकते हैं कि खाना पकाने के लिए कुछ चीजों में अधिक तेल वाली किस्में भी उगती हैं, क्योंकि किसी किसी में अधिक तेल चीज चाहिए। तो वो जो भी चीज हम उगा रहे हैं, जिस भी तरीके की फसल है, उसमें जो बेहतर गुणवत्ता वाली बीज हो। तीसरा है जैविक और अजैविक प्रतिरोधक क्षमता। तो यह एक ऐसे पौधे का निर्माण के बारे में है जो जीवित खतरों के हमलों को झेल सके और कठोर मौसम की मार को भी झेल सके। तो रसायनों की आवश्यकता को कम करके फसल की उपलब्धि को सुनिश्चित कर सके। अगले पॉइंट में है परिपक्वता अवधि में परिवर्तन, यानी कि तेजी से बढ़ने वाले पौधों के लिए प्रजनन का मतलब है कि किसान एक ही भूमि पर एक साल में कई फसल चक्रों को बो सके और फसल काट सकते हैं, जिससे कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी होती है। ऐसा पौधा जो लगभग हर जगह उग सकता है, यह एक बड़ा फायदा है। यह गुण दुनिया भर की अलग अलग मिट्टियां और जलवायुओं में एक ही बीज किस्म को अच्छी तरह से काम करने को सुनिश्चित करके वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। कृषि विज्ञान के गुण खेती के प्रबंधन से संबंधित विशेषताएं होती हैं। गेहूं जैसे अनाज के लिए बोना होना उन्हें उर्वरक का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है। बिना गिरे चारा जो है, यानी जैसे हम पशु आहार कहते हैं, तो चारा वाली जो फसलें हैं उसके लिए लंबा और झाड़ीदार होना आवश्यक है, क्योंकि पशुधन के लिए वही खाते हैं वो। तो अगर ज्यादा झाड़ी होंगी, ज्यादा लंबा होगा, तो पशुधन के लिए अधिक भोजन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्रो पोषण तत्व क्या होते हैं और उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? तो जो मैक्रो पोषक तत्व हैं, वह वे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यह खंड पौधों के पत्तों, तनों और जड़ों के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाता है। मैक्रो शब्द का अर्थ है बड़ा, यानी कि इनका उपयोग पौधे
काफी मात्रा में करते हैं। जैसे कि जो छोटे पोषक तत्व हैं जैसे लोहा और जिंक, उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है। जो वो है इनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों। इसमें हमारे आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 6 हैं। या हरी पत्तियों के लिए नाइट्रोजन, मजबूत जड़ों के लिए फास्फोरस, समूचे पूरे स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम, कोशिका भित्तियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम और प्रोटीन के उत्पादन के लिए सल्फर अति आवश्यक है। इनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, पौधों को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो पौधों को जो अपने पोषक तत्व हैं वह हवा, पानी और मिट्टी से मिलते हैं। ठीक है, हवा, पानी और मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी जो है वह पौधे का भंडार का काम करती है। इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व होते हैं जिन्हें जड़ों के माध्यम से पौधे ले लेते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उनको जो है बाद में उपयोग में लाते हैं। पौधों को जो है आवश्यक 16 तत्वों में से 13 जो तत्व हैं वह प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी में यानी कि मिट्टी में मौजूद होते हैं। इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यह पौधों के अंदर चलने वाली जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संभव बनाते हैं। ये बड़े जो 3 पोषक तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, यह मिलते हैं हवा से और पानी से। ठीक है, हवा और पानी से मिलते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में खाद्य और उर्वरकों के उपयोग की तुलना कीजिए। तो खाद्य प्रकृति की उर्वरकता बढ़ाती है, क्योंकि प्रकृति में जो है वह बार बार एक चक्र के द्वारा वापस आती है। अपशिष्ट को जो है तोड़कर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं जानवरों के और सड़ी गली पत्तियां हैं, इन सब को मिलाकर जो है हमारा क्या बनता है, खाद बनती है। जो कि ये जो खाद है यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है, इसमें अधिक पानी धारण करने में उसकी मदद करती है और पौधों के लिए भोजन की धीमी और स्थिर रिहाई भी इसके कारण होती है, क्योंकि यह जो खाद है पशु के अपशिष्टों और पौधों के कचरे के अपघटन के माध्यम से बनती है और ये कार्बनिक पदार्थों एवं पोषक तत्वों को मिट्टी में बढ़ा। उर्वरक जो हैं वह रासायनिक होते हैं, हालांकि वे तेजी से काम करते हैं, लेकिन उनकी तीव्र रासायनिक प्रकृति पौधों के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक जो बैक्टीरिया हैं या कवक है जैसे कि माइक्रोराइजा, उनको मार सकती है, जिससे मिट्टी में मौजूदा जैविक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर दिए जाएं तो वह भूमि को बर्बाद कर सकते हैं। समय के साथ यह मिट्टी को अत्यधिक अम्लीय या लवणीय भी बना सकते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन पूरी तरीके से टूट सकता है और भविष्य की फसलों के लिए बिना रासायनिक पदार्थों के उगाना उनको काफी मुश्किल हो सकता है। तो जो रासायनिक उर्वरक हैं वो पौधों के लिए एक ऊर्जा पेय की तरह काम करते हैं, जो आज वृद्धि में तेजी करेंगे, भारी वृद्धि देंगे, लेकिन वे मिट्टी की अंतर्निहित स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाएंगे। दीर्घकालीन सतत खेती के लिए केवल उन पर निर्भर रहने से भूमि का क्षरण हो सकता है। चलिए अब आज के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। भारत जो है वह 1 अरब से अधिक आबादी वाला देश है, जिसे उच्च खाद्य मांग हमेशा रहती है, जिसके लिए सीमित खेती योग्य भूमि के बावजूद कुशल फसल और पशुधन उत्पादन की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति का मतलब है कि जब भारत ने उच्च उपज देने वाले बीज को इस्तेमाल करा, तरह तरह के उर्वरकों को इस्तेमाल करा, कीटनाशकों का उपयोग किया, तो फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। मतलब हम अपने लिए खुद खाना उगाने लगे और आयात पर निर्भर नहीं रहे। यह क्रांति किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। हरित क्रांति ने फसलों में बदलाव किया, ठीक उसी तरह सफेद क्रांति ने भी डेयरी क्षेत्र में बदलाव किया। ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया।
इससे किसानों को आय मिली और लोगों का जो पोषण है वह भी बेहतर हुआ, क्योंकि दूध और दूध से बने उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो गए। विकास सतत रहता है और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। मतलब एक ही खेत पर अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं और सब एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दाल जैसे कि पल्सेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह प्रोटीन का स्रोत होते हैं। इनमें सरसों, मूंगफली जो है यह तेल दान में आएंगे, यह वसा प्रदान करते हैं। और सब्जियां जो है यह विटामिन और खनिज पदार्थ देती हैं। तो संतुलित आहार में सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। अब आपके सामने कुछ दिलचस्प प्रश्न रख रहे हैं जिसका उत्तर आपको खुद ही घर पर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हरित क्रांति के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर जोर ने पर्यावरणीय स्थिरता को कैसे प्रभावित किया? इन विधियों से उच्च कृषि उपज प्राप्त करने में शामिल लाभ हानि का मूल्यांकन करें। प्रश्न संख्या 2, खरीफ और रबी फसलों के लिए जलवायु आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में कृषि कैलेंडर और फसल उपज को जलवायु पैटर्न में परिवर्तन कैसे प्रभावित कर सकते हैं? तो यह 2 प्रश्न हैं आपके लिए। इसको आपको खुद सोचना है और खुद फिर घर पर इसका अभ्यास। तो यह सत्र अब यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए सत्र में आपके साथ मुलाकात हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।